नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक के विशेष कार्यक्रम बिहार किसका, जो कि हम विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं, उसमें आज मेरे मेहमान हैं केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री, हाजीपुर से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो चिराग जी, जो सबसे बड़ी खबर है, हाल के दिनों की जातीय जनगणना की घोषणा हुई है, लेकिन पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश उम्मीद लगा के बैठा था। प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर कहा कि हम इसका करारा जवाब देंगे, उनकी कल्पना से परे होगा जो जवाब देंगे, और उन्होंने बिहार की धरती को ही चुना ये जवाब देने के लिए। लेकिन हमने देखा उसके बाद में कि ये जातीय जनगणना का फैसला लिया गया, तो कहीं न कहीं ये चर्चा की ध्यान भटकाने के लिए फैसला लिया गया। बिल्कुल भी नहीं, ये सामर्थ्य मेरे प्रधानमंत्री में है कि जहां एक तरफ सरहद पर सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस बात की भी वो चिंता करते हैं, तो वहीं जन भावनाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता भी उनमें है। और मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कार्यशैली मेरे प्रधानमंत्री जी की रही है। सबसे पहले तो मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से देश की जनता को कि जो वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार की धरती पर किया गया था, उस वादे को सही समय पर ज़रूर चरितार्थ किया जाएगा। इससे पूर्व में भी मेरे प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया है। आतंकियों और उनके आकाओं को उनकी ही भाषा में करारा जवाब वो पहले भी दे चुके हैं। पर जिस तरीके से इस बार की घटना, पहलगाम वाली जो घटना है, जिस तरीके से कायराना ये हरकत आतंकियों के द्वारा की गई है, इसका भी उचित समय पर उतना ही करारा जवाब दिया जाएगा, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ तक रही बात, ये नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मल्टीपल नैरेटिव्स हैं कि पहलगाम वाली जो घटना घटी उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि विपक्ष के दबाव में आकर हम लोगों ने ये फैसला ले लिया। जाति आधारित जनगणना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं खुद, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी लंबे समय से इसके पक्ष में अपनी बातों को रखते रहे, और हम लोग भी चाहते थे कि आज की तारीख में ज़रूरी है जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि ये आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है कि किस जाति की कितनी आबादी है। आखिरी बार जब ये जनगणना हुई थी उसको लगभग अब 100 साल होने को आए, 1931 में हुई थी, और आज़ादी के बाद तो कभी जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं है। ऐसे में कई बार जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, नीति बनाते हैं, इस सोच के साथ बनाते हैं कि फलाना जाति को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ जब आप किसी नीति का निर्माण करते हैं, तो ज़रूरी है कि उस जाति की आबादी कितनी है, ये आंकड़े सरकार के पास हों। उसी के अनुपात पे राशि को आवंटित किया जाएगा, उसी के आधार पे उस योजना का, उस नीति का विस्तार किया जाएगा। पर उन आंकड़ों के अभाव में कई बार उन योजनाओं को धरातल पर हम लोग उतार ही नहीं पाते। तो ऐसे में ज़रूरी था कि ये आंकड़े सरकार के पास ज़रूर हों, और मुझे लगता है कि दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। ये इस समय की मांग थी, ज़रूरत थी, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी केंद्र की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसके लिए मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद दूंगा कि ये इच्छा शक्ति उन्हीं में ही थी कि वो इतना बड़ा फैसला ले पाए। इससे पहले कि कोई सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई ये फैसला लेने की। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि ये यू टर्न किया मोदी सरकार ने, क्योंकि मैं दो बातें पहले कहूँ जवाब देने से पहले कि 2021 में संसद में केंद्र सरकार ने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है एससी और एसटी के अलावा जातिगत जनगणना करने की। प्रधानमंत्री ने पिछले साल चुनाव के दौरान कहा था कि ये अर्बन नक्सल आइडिया है जाति जनगणना का। तो ऐसे में तेजस्वी यादव या कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सरकार को ये यू टर्न लेना पड़ा है। उनके दबाव में मौका तो उनके पास भी था ना। ये जो एक रैट रेस शुरू हो गई है क्रेडिट लेने की, जिसमें कांग्रेस से लेके, राजद से लेके, सपा से लेके तमाम दल एक के बाद एक ये श्रेय लेने के लिए उछले जा रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। ये मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली रही है कि जब जब उनको जन भावनाओं का एहसास हुआ है कि देश की एक बड़ी आबादी क्या चाहती है, उन्होंने हमेशा उसके आधार पे फैसले लेने का काम किया। एक और उदाहरण के साथ अपनी बात को मैं प्रमाणित करता हूँ। लैटरल एंट्री का एक विषय था जिसको लेकर मेरी भी काफ़ी चिंताएं थी, और मैंने कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद मैंने बहुत मुखरता से अपनी बातों को और उसके विरोध में मैंने अपने मत को वहाँ पे रखने का मैंने काम किया।
ये मेरे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही है कि उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा और तुरंत उसको वापस लेने का उन्होंने फैसला लिया। पुनः उसी तरीके से जाति आधारित जनगणना को लेकर भी तमाम पक्ष सुनने के बाद, हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद, और ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, सेकंड टर्म में ही इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। एज एन अलाय पार्टनर सहयोगियों के साथ भी उन्होंने चर्चा शुरू की। कई बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मेरा पक्ष जानने समझने का प्रयास किया कि जाति आधारित जनगणना क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर हम लोग की लंबी चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हुआ कि अब ज़रूरी है कि ये जाति आधारित जनगणना हो, उस आधार पे ये फैसला लिया गया। बट जो लोग इस रैट रेस में है, होड़ लगी हुई है कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, आपके पास समय था ना। मैं अगर कांग्रेस की ही बात करें, राहुल गांधी जी हर मंच से इस बात को कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, और उन्होंने उस गाने की पंक्तियों को भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इस्तेमाल किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपके पास समय था ना। और राहुल जी के पास तो खास तौर पर, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि आपके अपने परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे। अगर आप चाहते, और आज़ादी के बाद लंबे समय तक आपकी ही सरकारें थी, आप चाहते तो आप उस वक्त करा लेते। कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकारें थी, मुख्यमंत्री आपके थे। अगर आप चाहते तो उन राज्यों में तो कम से कम आप सर्वे करा लेते। सेंसस अगर नहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर आप करवा पाए तो उन राज्यों में तो कम से कम करा लेते। लालू जी कहते हैं, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे राज्य के, आप थे, आपके परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री थे, 1.5 दशक से ज़्यादा तक निरंतरता में आपकी सरकार रही। पर बिहार में भी ये सर्वे हुआ तो कब हुआ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे वहाँ पे। तो ये जितने लोग हैं, अखिलेश जी वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी वहाँ पे लंबे समय तक सत्ता में रही। आप सब लोग चाहते तो आपके पास यू हैड इनफ टाइम इसको कराने के लिए। बट आप लोगों ने इसको सिर्फ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया, सिर्फ पॉलिटिकल टूल बना के रखा, और चुनाव के वक्त हर बार इसको निकाला और लोगों के भीतर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में भी जाति आधारित जनगणना को आधार बनाकर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, ये पूरा फॉल्स नैरेटिव इन्होंने सेट किया। आज 10-1 महीने होने को आए मेरी केंद्र में सरकार को बने हुए, आप मुझे बताइए किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में विपक्ष जब ये फॉल्स नैरेटिव सेट करता है तो जनता आज की तारीख में इस बात को समझती है कि भाई आपने इसको सिर्फ पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। और कई और विषयों को, धारा 370 उसको इन्होंने हमेशा राजनीतिक मुद्दा बना के रखा, राम मंदिर का मुद्दा उसको इन्होंने हमेशा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया। विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति अधिनियम, उसको इन्होंने हर चुनाव में हम करेंगे। क्यों नहीं किया आप लोगों ने इतने सालों में? ये तमाम जितने बड़े फैसले हैं, ये अगर लेने की इच्छा शक्ति किसी एक व्यक्ति में थी और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। तो ये टाइमिंग को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, तो उसको साधने के लिए ये फैसला अभी किया गया है। बताइए, एक राज्य के चुनाव को साधने के लिए आप देश भर में राष्ट्रीय स्तर की जाति आधारित जनगणना आप कराएंगे? मतलब ये बातें कोई सोचता भी कैसे, सिर्फ एक राज्य के चुनाव के लिए? अगर हम लोगों को इसका राजनीतिक लाभ ही उठाना होता मिलन जी, तो हम लोग लोकसभा से पहले करवाते हैं ना इसको। हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग कराते तो जो माहौल विपक्ष बना पाया आरक्षण को लेके, संविधान को लेके, ये कतई नहीं बनता। और ये माहौल विपक्ष बना पाया था। कई राज्यों में हम लोग को इसका नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है, वहाँ पे हम लोग को नुकसान हुआ। इस फॉल्स नैरेटिव, उस भ्रम में लोग आ गए थे। तो अगर हम लोग को इसका सिर्फ राजनीतिक लाभ ही लेना होता तो संभवतः हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग इसको कराते ताकि इसका हम लोग को लाभ मिलता। बट हकीकत ये है कि हम लोगों ने बिना किसी राजनीतिक लाभ नुकसान के जन भावनाओं को, और जब आप इतनी बड़ी जनगणना की बात करते हैं, 1931 में हुआ था, उस वक्त की आबादी देश की और आज की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल। उनकी जब आप जनगणना की जब आप बात करते हैं तो उसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था तैयार करने की ज़रूरत है। वो पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। क्या रोड मैप होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या टाइमलाइंस होंगी, इन तमाम चीज़ों पर आपको अध्ययन मंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें जो समय लगा इतना लगना ज़रूरी था। तो चुनाव में क्या होने जा रहा है? मतलब जो चुनाव होंगे बिहार में, कौन जीतेगा चुनाव? अब क्योंकि मैं एनडीए का सहयोगी हूं, मैं बोलूंगा कि एनडीए जीतेगी। ऑब्वियस सी बात है, हर घटक दल अपने गठबंधन के लिए यही बात कहेगा।
पर मैं उदाहरणों के साथ बताता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि बिहार में इस बार हम लोग की एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन में संभवतः पहली बार बिहार में चुनाव होने जा रहा है। इससे पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी विधानसभा का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर हम लोग नहीं लड़ पाए विभिन्न कारणों की वजह से। मेरी पार्टी का गठन 2000 में हुआ। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी का निर्माण किया 2000 में। उसके बाद पहला चुनाव 2005 का आया जो पार्टी ने अकेले लड़के लगा। 5 में 2 बार चुनाव हुए, फरवरी में, नवंबर में दोनों बार हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा। 2010 का चुनाव हम लोगों ने विपक्ष के साथ रह के हम लोगों ने लड़ा। 2015 का चुनाव उस वक्त मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के साथ चले गए थे, लालू जी के साथ, और हम और भाजपा मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। 2020 में विभिन्न परिस्थितियों की वजह से पुनः मैंने चुनाव लड़ा। तो ये पहली बार है कि लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हमारे 2 और सहयोगी मांझी जी की और कुशवाहा जी की पार्टी, पहली बार हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका लोकसभा में तो लाभ हम लोगों ने हमेशा देखा ही है। हम लोगों ने 19 में देखा जब भाजपा, जदयू और हम लोग मिलकर साथ में लड़े, उसमें हम लोगों की बहुत अच्छी जीत रही। इस बार भले बाकी राज्यों में ये लोग भ्रम फैला पाए, पर बिहार में वो डेंट नहीं दे पाया विपक्ष जिस तरीके का इन्होंने शायद उत्तर प्रदेश में दिया। उसमें क्योंकि हम लोग ये सारे दल मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है। और इसी का उदाहरण आप इससे भी ले सकते हैं जो पूर्व में उपचुनाव हुए। 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें से कुछ सीटें तो हम लोग ऐसी जीते हैं जो कि एनडीए पिछले 3 साढ़े 3 दशक से नहीं जीता था। बेलागंज उसका एक उदाहरण है। बेलागंज जैसी सीट हम लोग जीत पाए इस बार। तरारी जैसी सीट इस बार हम लोग जीत पाए, जो सीटें हम लोग लंबे समय से एनडीए अलायंस नहीं जीत पाया था। तो ये अपने में दर्शाता है कि इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलायंस। इज़ द रीज़न वाई आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि इस बार विधानसभा परिणामों के बाद एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। नहीं तो एक जो विभिन्न सर्वे भी हुए जो हमने भी दिखाया है उसमें एक फैक्टर जो माना जा रहा है एनडीए के पक्ष में, वो माना जा रहा है कि चिराग पासवान। पिछली बार का 2020 का जब चुनाव हुआ था तो आपको पता होगा कि दोनों गठबंधनों को करीब करीब 37% प्लस माइनस कुछ मिले होंगे, लेकिन मिले थे। लेकिन आपके जो 5 से 6% वोट है वो इस बार एनडीए के पास आ रहे हैं। तो ये माना जाता है कि आपके इधर आने से या आपके उधर जाने से चुनाव का परिणाम पर असर पड़ेगा। मैं मानना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ जिस उसी कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था कि अपने में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि इससे पहले कभी विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी इस कॉम्बिनेशन में, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी साथ में हो, हम लोगों ने ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बट जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी साथ में हो, उस कॉम्बिनेशन में पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ समीकरण का भी अगर आप जिक्र करें तो वोट परसेंटेज के आधार पर भी ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। और जिस सर्वे का आपने जिक्र किया, जिस पे विश्लेषण पिछले कुछ एक दिनों से आपके चैनल पे चल ही रहा है, तो वो भी दर्शाता है कि इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अलायंस। लेकिन बार बार ये चर्चा हो रही है कि एनडीए का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जब मैं नेतृत्व का जिक्र करता हूं तो काउंटर क्वेश्चन आता है कि आप लोग नेतृत्व बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं बहुत कैटेगोरिकली मैं इसको कह देता हूँ, आज की तारीख में इस गठबंधन का नेतृत्व भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए के 5 घटक दल विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे और चुनाव परिणाम में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। नहीं, लेकिन 2020 में जब आप अलग से चुनाव लड़े थे तब आपने पुरजोर विरोध किया था कि नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए, अब उन्होंने 15 साल शासन कर लिया है। फिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि जब आपको गठबंधन के भीतर अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिलता है तो वो सफोकेशन फील होती है, जो उन दिनों महसूस हो रहा था मुझे। गठबंधन के भीतर हम लोगों ने 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में मैं चाहता था कि हम लोगों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको गवर्नमेंट एजेंडा में उसको स्पेस दिया जाए। गठबंधन के भीतर कई और ऐसे विषय थे जिसको लेकर मैं अपनी बातों को रखना चाहता था, बट विभिन्न कारणों की वजह से उस वक्त गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी को उस तरीके की अहमियत नहीं मिलती थी। मेरे पिता, उनका भी स्वास्थ्य उन दिनों खराब चल रहा था,
तो जो संवाद होना चाहिए गठबंधन के भीतर घटक दलों के बीच में, वो संवादहीनता का एहसास उन दिनों हुआ था मुझे। और यही कारण था, और मैं उस सोच का नहीं हूं कि आप गठबंधन के भीतर रहें और घुट कर रहें। माइट एज वेल देन यू कम आउट ऑफ दैट अलायंस एंड फिर आप अपनी राह खुद चुने। मैंने गठबंधन से बाहर निकलना मैंने बेहतर समझा। गठबंधन के भीतर रहकर किसी तरीके की दरारें हों, मतभेद हो, उससे अच्छा कि आप गठबंधन से आप अलग हो जाइए। मैं अलग आया, बट अलग निकल कर भी मैंने कोई वैकल्पिक गठबंधन में किसी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से मैंने अलायंस नहीं किया। अलग निकल कर भी मैंने अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया, बशर्ते कि मैं विपक्ष के साथ जाता और एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ता जिसके साथ मैं सहमति नहीं रखता हूँ। तो ऐसे में मैंने अकेले चुनाव लड़ा। परिणाम सबके सामने हैं, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, बट हाँ, गठबंधन को उसका नुकसान हुआ। उस वक्त भी राजद जिस अहंकार में है कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हम सबसे बड़ी पार्टी, उस वक्त के भी आंकड़े आप जोड़ के देख लीजिए। अगर एनडीए यूनाइटेड रहता तो कतई वो लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनते, और इस बार वही होने वाला है। पिछली बार भी अगर हम सब एक साथ रहते तो संभवतः 20-25 सीटें भी जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे में आज की तारीख में वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और अब गठबंधन के भीतर मुझे वो स्पेस मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातों को, अपने सजेशंस को, अपने कंसर्न्स को, अपनी चिंताओं को रखने का। और यही मुझे लगता है हमारे गठबंधन को और मजबूत और खूबसूरत बनाता है। नहीं, पर आप ये बात कह रहे हैं कि उस समय आपको उस समय आपको गठबंधन के भीतर आवाज़ नहीं रखने का मौका मिलता था। लेकिन ये भी आरोप लगा कि आपके जो 144 कैंडिडेट थे, उसमें ज़्यादातर जेडीयू के खिलाफ उतारे गए थे। आप जेडीयू को हराना चाहते थे, इसीलिए बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया। कतई किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना है कि कुछ हो जाए, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान, प्यार हद से ज़्यादा है। इसीलिए उस वक्त जब मैं अलग भी हुआ तो मेरे मन में ये दुविधा थी कि मैं अपने प्रधानमंत्री के सामने मैं कैसे प्रत्याशियों को उतारूंगा। तो उस वक्त ये फैसला मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को छोड़कर जहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा जितनी सीटें हैं उस पर हम लोग उतारेंगे, और उसी के आधार पर प्रत्याशी को उतारा गया। नहीं, पर जैसे आपने कहा कि जो एनडीए को नुकसान हुआ, तो वो नुकसान जेडीयू को ज़्यादा हुआ बजाय कि बीजेपी को। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे प्रत्याशी ज़्यादा उन्हीं के सामने उतरे थे, भाजपा के सामने मैंने उतारे नहीं थे। हाँ, कुछ जगहों पे मेरा कमिटमेंट था कुछ प्रत्याशियों को लेकर, वो ज़रूर मैंने उस वक्त मैंने ज़रूर भाजपा के सामने भी मुझे लगता है 4 या 5 सीटों पर मैंने उतारे, जिसमें से राघोपुर की एक सीट थी, भागलपुर की एक सीट थी जहाँ से मेरे मौजूदा सांसद राजेश वर्मा, उनको मैंने उस वक्त वहाँ से मैंने चुनाव लड़ाया था। तो ये कुछ सीटों पर मैंने ज़रूर भाजपा के सामने भी उतारा था, बट अदरवाइज़ ये सोच मेरी क्लियर थी कि प्रधानमंत्री के सामने कोई प्रत्याशी नहीं, उनकी पार्टी के प्रत्याशियों के सामने कोई नहीं, उसके अलावा जितने हैं, तो इसीलिए नुकसान बाकियों को ज़्यादा हुआ। नहीं, पर ये ऐसा कहा जाता है कि जेडीयू ने आपकी पार्टी तोड़कर बदला लिया, जो आपने उनकी सीटें हरवाई तो आपकी पार्टी में फूट डाल दी। कोई दूसरा या तीसरा मेरी पार्टी मेरे परिवार को तब तक नहीं तोड़ सकता था जब तक मेरे अपने मेरे साथ रहते। मैं कैसे किसी दूसरे या तीसरे के ऊपर इस बात का आरोप लगाऊं या उनको ब्लेम करूं कि आपने मेरी पार्टी को तोड़ दिया, आपने मेरे परिवार को तोड़ दिया, जबकि धोखा मुझे मेरे अपनों ने ही दिया ना। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि पार्टी टूटती या परिवार टूटता। तो ऐसे में मैं किसी दूसरे को इसका आरोप दे ही नहीं रहा हूँ। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आप ही के पास विरासत है रामविलास पासवान की या लोक जनशक्ति पार्टी की। तो क्या अब दोनों गुट या दोनों परिवार के जो है वो एक साथ आ सकते हैं? मैं इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ मिलन जी। ये सब चर्चा का तो बहुत दूर की बात है, जहन में अब ये बातें आती भी नहीं है। मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं और बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। जब मैं बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की बात करता हूँ, 2047 तक मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सभी सांसदों मंत्रियों के ऊपर दी है, भारत को एक विकसित देश बनाने की। वो तभी संभव होगा जब भारत का हर एक जिला, हर एक राज्य विकसित होगा। उस दिशा में अभी हम लोग का ध्यान केंद्रित है। मेरा बिहार विकसित राज्य बने, जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, वो एक बड़ा लक्ष्य मेरे सामने है। तो ऐसे में अब वो घर, पार्टी, परिवार की लड़ाई अब बहुत पीछे छूट गई है। 243 ही सीटें हैं, इस बार आपकी भी वहाँ एंट्री हो गई है, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा फिर? बहुत एमिकेबली हो जाएगा, बहुत सहजता से हो जाएगा। ये हर बार के चुनाव में
ये एक हवा बनाया जाता है कि अरे कैसे होगा, इतने दल हैं, नहीं हो पाएगा। इस लोकसभा में भी दुनिया भर की गाथाएं सुनाई गई कि अरे नहीं हो पाएगा समझौता, मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, ये है वो है, सब हैं, कैसे समझौता होगा। बट लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा बहुत एमिकेबली ये हो गया। और विधानसभा चुनाव आते आते तक, बल्कि जो लोग यहाँ पे भ्रम फैलाते हैं कि भाई इनका नहीं हो पाएगा, चिंता महागठबंधन के दलों को करनी होगी, वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पे चल रही है। वहाँ पे कांग्रेस पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ी उससे कम पे वो तैयार नहीं होंगी। और पिछली बार का अनुभव जो राजद का है कि भाई इन्हीं की वजह से हम मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट इतना बुरा रहा, तो इनको इतनी सीटें देने का मतलब नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में उन्होंने चेहरा तक उतार दिया कांग्रेस ने। तो ऐसे में वहाँ पे मुझे लगता है तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी। हम लोग आराम से बैठ के निपटा लेंगे इसको। नहीं, पर कोई कितनी 40 सीटें, 50 सीटें, कितनी सीटें आप लड़ना चाहते हैं? है संख्या मेरे जहन में भी है, चर्चा में भी है, बट मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा मिलन जी। अगर मैं कोई भी ऐसी चर्चा एक सार्वजनिक मंच पे पहले करूं गठबंधन के भीतर किए बिना, मुझे लगता है ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। तो एक बार गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो जाए, उसको सार्वजनिक ज़रूर करेंगे। नहीं, तो इस चुनाव से पहले आपकी पार्टी की तरफ से भी आवाज़ उठ रही है कि चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहता है, और ये उनकी भावना है जिसका हर दल सम्मान करता है और करना भी चाहिए। पर ऐसे में मौजूदा परिस्थिति में बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से इसके पूर्व में आपके प्रश्न के जवाब में मैं कह ही चुका हूँ कि पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। इन बातों को हवा वहाँ से मिलती है जहाँ से मेरा वो बयान जाता है कि अब मैं बिहार वापस जाना चाहता हूँ, बिहार जी। बुला रहा है। क्योंकि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में मैं रहा हूँ, पला बड़ा यहाँ पे, मुंबई में मैंने काम किया और बहुत करीबी रूप से मैंने देखा कि कैसे दूसरे राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। मुंबई जैसे राज्यों में जहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ के क्षेत्रीय दल किस तरीके से बिहारियों को अपमानित करते हैं, उन पे लाठियाँ चलाते हैं, टू एन एक्सटेंट बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। ये परिस्थितियाँ मुझे विचलित करती थी। आज भी मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जबकि कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं दे सकते? भागलपुर, दरभंगा, बिहार के अलग-अलग ज़िलों को क्यों हम एजुकेशनल हब के तौर पे विकसित नहीं कर सकते? इस सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पूरे विज़न डॉक्यूमेंट का मैंने निर्माण किया। आप बिहार की कोई एक समस्या मुझे बताएँ, उस समस्या का विस्तृत समाधान मेरे पास है। भले वो बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो बेहतर शिक्षा प्रणाली को लेकर हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर हो, टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, उसको कैसे हम लोग विकसित कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। इन तमाम विषयों पर मैंने लंबे समय तक बैठकर मैंने अध्ययन किया और वो पूरा विज़न तैयार है मेरे सामने। तो ऐसे में अब मैं चाहता हूँ कि अब उसको एग्जीक्यूट करने का, धरातल पर उतारने का समय है। इसलिए मैंने ये कहा था। एंड अनलाइक माय फादर, पापा हमेशा केंद्र की राजनीति में अपने आप को ज़्यादा देखते थे। तभी 2005 में भी जब मौका मिला उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, तो उस वक्त भी उन्होंने किसी दूसरे को ही सामने किया और उस वक्त भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कोई भी दल जो आज की तारीख में अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और सब कहते हैं और जो समीकरण बना के चलते हैं एमवाई का, जी। उनको भी ये कहा गया था कि भैया आप कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दीजिए, आपका समर्थन हम लोग करेंगे। उस वक्त तो उनमें से कोई सामने नहीं आया। बट उस वक्त मेरे पिता ने भी मुख्यमंत्री पद को स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में अपने आप को ज़्यादा देखते थे। अनलाइक हिम, मैं अपने आप को राज्य की राजनीति में ज़्यादा देखता हूँ। चाहता हूँ कि बिहार जाऊँ वापस और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे काम करूँ। तो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? ये फैसला पार्टी को करना है। अब जब मैं ये बोलता हूँ पार्टी को करना है, तो छूटते ही काउंटर क्वेश्चन आता है कि प्रभु आप ही पार्टी हैं, आप ही को ही सारे फैसले करने। मैं है मानता आप, हूँ, ये बात तो है ही है। मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। कल को अगर मैं चाहूँगा कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो कौन पार्टी में मुझे मना करेगा कि आप नहीं लड़ सकते। बट जब मैं कहता हूँ कि ये फैसला पार्टी को लेना है, मतलब पार्टी को इस पर चिंतन करना है, मंथन करना है, अध्ययन करना है कि क्या मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ हो रहा है या गठबंधन को इसका लाभ हो रहा है। क्या हम लोग अपना स्ट्राइक रेट बेटर करेंगे अगर मैं विधानसभा के चुनाव में उतरता हूँ। और इससे फ़र्क पड़ता है जब किसी पार्टी का नेता स्वयं उस चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाता है, तो आपका कैडर ज़्यादा एक्साइटेड होता है, आपके प्रत्याशियों को उसका लाभ मिलता है, गठबंधन के साथियों को उसका लाभ मिलता है। और इसीलिए
हर पार्टी चाहती है कि उनके नेता चुनाव में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं, पर इसके ऊपर अभी अध्ययन चल ही रहा है, सर्वे चल ही रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर पार्टी कहेगी उस चिंतन मंथन के बाद कि आपको जाना चाहिए और इसी विधानसभा में आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैं ज़रूर लड़ूंगा। नहीं तो 2030 में, जो मैंने अपनी सोच रखी हुई है, 2030 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। नहीं, चूंकि आपने कहा कि आप बिहार की सेवा करना चाहते हैं, आपके पिताजी ने केंद्र में काम किया, आप बिहार में काम करना चाहते हैं, तो लॉजिकली तो ये बात होती है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तभी आप सेवा कर पाएंगे सीधे तौर पे। हाँ, नहीं बिल्कुल। खैर मतलब सीधे तौर पर आप विधानसभा का चुनाव लड़कर ही आप करें, वो ज़रूरी नहीं। आपकी पार्टी के माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से, जो हम लोग एनी विच में हम लोग कर ही रहे हैं। बट हाँ, जब आप सरकार का हिस्सा बनते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप ज़्यादा सशक्त भूमिका आप निभा सकते हैं। अब जैसे आज की तारीख में मैं केंद्र सरकार का हिस्सा हूँ, पर मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। हम लोग के पास वो विधानसभा में वो ताकत ही नहीं है, वो संख्या बल ही नहीं है कि हम लोग सरकार का हिस्सा बन सके। बिहार में मैं इस गठबंधन का समर्थन कर रहा हूँ, मैं सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, बट मैं डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्धारक की भूमिका में मैं वहाँ पे मैं नहीं हूँ। ऐसे में वो सक्रिय भूमिका मेरे पार्टी के विधायकों के माध्यम से, पार्टी के संगठन के माध्यम से आने वाले चुनाव में मिले, इस दिशा में ज़रूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो 2030 में मुख्यमंत्री बनने का इरादा है फिर आपका? मेरा कतई किसी पद पे जाने का इरादा नहीं है, और ये कहने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे निरंतरता में मैंने बड़े बड़े पद, मेरे पिता के पास रहे 6 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। 2020 में अगर मुझे पद की इतनी ही लालसा या लालच होता, तो शायद मैं उसी वक्त मैं कुछ समझौते करता और मैं 2020 में ही मैं केंद्रीय मंत्री बन जाता। बिहार में उस गठबंधन में जब हम लोग चुनाव लड़ते, मेरे अच्छे खासे विधायक जीत कर आते और 2-4 मेरे वहाँ पे मंत्री बनते, तो वो परिस्थिति तो उसी वक्त निर्माण हो सकती थी अगर मैं चाहता और मेरे लिए पद इतना महत्व रखता। बट नहीं मायने रखता मेरे लिए ये सब। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ ये सब मैं देख चुका हूँ। अंतोगत्वा आज की तारीख में सिर्फ बिहारियों के लिए कार्य कर कर उनको वो व्यवस्था तैयार करके देनी है। मैं बाकी राज्यों में घूमा हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ग्लोबली जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई मेक एन एफर्ट कि मैं बिहारी डायस्पोरा से मैं कनेक्ट करूँ, और उनकी आंखों में मैंने वो पीड़ा देखी है। वो परिवार जो संभवतः 90 के दशक में जिस तरीके से अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस दौर में जो परिवार पलायन करके बाहर निकला, पीढ़ियाँ बीत गई पर वो वापस नहीं जा पाया। मेरी सोच बिहार में से पलायन को रोकने तक की ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं रिवर्स माइग्रेशन की सोच के साथ मैं बिहार वापस जाना चाहता हूं, ताकि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वहां पे तैयार करें कि जो लोग पलायन कर कर गए हुए हैं, वो लोग भी वापस बिहार आए, वो लोग भी वापस आकर वहीं पे आने वाली पीढ़ी वहीं से आगे बढ़ाए। नहीं, तो आपका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो चिरागी में ये जितने भी बिहार के नेताओं से बातचीत करता हूँ, मेरे लिए ये बड़ा एक पीड़ा का वो होता है कि बिहार देश का ही नहीं, अगर दुनिया में भी एक अलग देश होता तो शायद सबसे गरीब देश में इसकी पर कैपिटा इनकम आती। तो जिसको आप जंगल राज कह रहे हैं वो भी 2005 में ख़त्म हो चुका। 10 साल से आपकी केंद्र में भी सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन ये जो अभिशाप है बिहार के लोगों पर, गरीबी का अभिशाप मैं कहूँगा, बाकी चीज़ें तो है ही हैं, तो इसके लिए क्या समाधान है? मतलब ये देश ही नहीं, दुनिया में भी अगर इसको अलग देश बना दिया जाए तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो अफ्रीकन देशों से भी बराबरी पर पहुंच जाएगी। सबसे पहले तो कारण को समझना ज़रूरी है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने अध्ययन किया इन चीज़ों पे कि क्या कारण है कि बिहार अभी तक बनस्पत बाकी राज्यों के भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। कई बार नीति आयोग की रिपोर्ट, और आज से पहले जब कुछ वर्षों और पहले तक आती थी, तो हर मापदंड में विकास के सबसे निचले पायदान पर बिहार आता था। ऐसे में इस पर लंबा अध्ययन भी मैंने किया कि क्या कारण है। एक उसका सबसे बड़ा कारण तो खैर जो 90 का दशक और जो अपराध, भ्रष्टाचार ये रहा, वो तो है ही, बट एक और सबसे बड़ा कारण जिसको बहुत खूबसूरती से मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार के लाभ कितने हो सकते हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है। पर बिहार के साथ ये विडंबना रही दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे पास विरोधाभास की सरकारें थी, और बीच में तो एक पैच ऐसा था 27 साल का निरंतरता में, जहाँ पे केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार,
और ये परिस्थिति देखिए, जब केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र में एनडीए की सरकार आ गई। तो जब विरोधाभास की सरकारें होती हैं उसका असर पड़ता है। केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतारती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती, और वो पूरा समय विरोधाभास में बीत जाता है। पर आज बहुत समय के बाद बिहार में वो एक अनुकूल परिस्थिति बनी है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। एक ही सोच का नेतृत्व केंद्र में चल रहा है, उसी सोच का नेतृत्व राज्य में भी चल रहा है। और अब धीरे धीरे लोकसभा के बाद कई बार इस बात के भी आरोप लगते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, इतनी बार आ रहे हैं। पर प्रधानमंत्री अपने उस वादे को पूरा करने के लिए आ रहे हैं जो वादे उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे। एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, आज मेरे बिहार में 2 एम्स हैं। तो धीरे धीरे वो परिस्थितियां बदल रही हैं। तमाम जितनी नई योजनाएं हैं उसका शिलान्यास ही नहीं, उसका उद्घाटन हो रहा है। वो व्यवस्था तैयार हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, क्योंकि आज वो डबल इंजन की सरकार एक साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ज़रूर परिस्थिति अब बहुत बेहतर होगी। नहीं तो तेजस्वी यादव पिछली बार मुख्यमंत्री बनते रह गए, उनको लगा कि बन जाएंगे, तो इस बार भी वही जो सर्वे भी आ रहे हैं सबसे पसंदीदा उम्मीदवार उन्हीं को बताया जा रहा है। लेकिन आपके और उनके संबंध कैसे रहे हैं? मतलब वो भी कभी आप पर निशाना नहीं साधते हैं सीधे तौर पे, ऐसा लगता है कि दरवाजे दोनों तरफ से खुले हुए हैं। नहीं, इस बात को मैं क्लियर कर दूं, कोई दरवाजे किसी के लिए कहीं पे नहीं खुले हुए हैं, बट वो पारिवारिक रिश्ता है। मेरे पिता आदरणीय लालू जी दोनों समकक्ष रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर दोनों ने काम किया। तो उस नाते वो पारिवारिक रिश्ता तो है ही मेरा पूरे परिवार के साथ। तेजस्वी जी हों, तेज प्रताप जी हों, मैंने हमेशा कहा है कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं। मीसा दी हैं, राबड़ी जी मेरी माँ है, मतलब माँ जैसी नहीं, माँ है। मैं वही इज्जत वही सम्मान मैं उनका करता हूँ। तो इस नाते वो पारिवारिक रिश्ते ज़रूर हैं, पर राजनीतिक मतभेद भी उतने ही हैं। मैं कतई उनकी कार्यशैली से मैं सहमति नहीं रखता, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी से मैं सहमति नहीं रखता। जिस तरीके से जातीयता सांप्रदायिकता को उनकी सोच बढ़ावा देती है, एमवाई समीकरण क्या है? जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित एक समीकरण है ना। वहीं मेरा अपना अलग एमवाई समीकरण है, जहाँ मेरे एम में महिला है और वाई में युवा है। और इस बार लोकसभा में मात्र 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा, पर मैंने उसको चरितार्थ करके भी दिखाया, जहां उन 5 सीटों में से 4 युवा हैं और 2 महिला हैं। नारी शक्ति अधिनियम का 100% उसको लागू करने का काम मैंने इसी लोकसभा में मैंने करके दिखाया। तो ऐसे में उस सोच से मैं सहमति नहीं रखता। तो पारिवारिक संबंध एक तरफ, आज भी दिन त्योहार कुछ होता है, व्यक्तिगत संबंध आना जाना दोनों परिवारों के बीच में, और मैंने हमेशा इसको ओपन रखा, मैंने कभी इसको छुपाने का मैंने प्रयास नहीं किया। बट जहाँ तक रही बात राजनीतिक लड़ाई की, राजनीतिक मतभेद की, वो हद से ज़्यादा है। एक और नई पार्टी आई है इस बार, जन स्वराज प्रशांत किशोर की, वो कह रहे हैं कि मेरे और चिराग जी के विचार मिलते जुलते हैं। अब ये भी वही रिश्ते हैं। अब प्रशांत जी आज से नहीं, लंबे समय से उनसे मेरी पहचान है, मित्रता है और अच्छे संबंध है। और मुझे अच्छा उनके बारे में ये लगता है कि वो भी एक नई सोच के साथ आ रहे हैं। रूढ़िवादी कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करते, जहाँ पे जात पात धर्म मज़हब की बातों में ही आप सबको उलझा कर रखिए। विजन है, थॉट प्रोसेस है, बट देन अगेन वो अपनी अलग राह पर। और मुझे लगता है लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एंड बिहार इज़ अ ब्लेस्ड स्टेट, जहाँ पे आज की तारीख में हम लोग को इतने विकल्प मिल रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता के पास जितने ऑप्शंस हो सेलेक्ट करने के लिए, लोकतंत्र उतना सशक्त, मजबूत, खूबसूरत बनता है। तो वो अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं एनडीए के साथ हूँ। नहीं, पर चिराग जी आप भी या प्रशांत किशोर भी जो बात कर रहे हैं एक तरह से कि जाति के बियॉन्ड जाकर सोचने की ज़रूरत है, जो महिला और युवा एमवाई आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार में हमने देखा है कि बात जो है फिर उससे जाति पर ही आ जाती है। तो ये आप इसको कितना मानते हैं कि आप इसको बदल सकते हैं? दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ माई स्टेट। आप कितना भी कुछ कर लें, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट सिनेरियो, कास्ट सेटअप, कास्ट सिस्टम दैट वी हैव इन माई स्टेट। ये एक विडंबना है, आयरनी है, और शायद इसका भी बहुत बड़ा नुकसान दशकों तक हमारे राज्य को हुआ है, बनिस्बत उन राज्यों ने जिन्होंने जाति धर्म पर अपने आप को आधारित नहीं किया और जिन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। हम लोग के यहाँ आज भी जब चुनाव आते हैं तो इवेंचुअली लास्ट आते 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 तक हर चुनाव में हम लोग सुनते हैं कि भाई आखिरी के 2 दिन में माहौल बदल गया, आखिरी के 2 दिन में माहौल। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट सेटअप, कास्ट सिनेरियो। इसको बदलने का ज़रूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि इसमें सबसे अहम भूमिका कोई निभाएगा, जो मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने सबसे प्रायोरिटी पे रखा है, वो शिक्षा है। शिक्षा का अभाव कई बार, आज जितने लोग बिहार से बाहर निकल गए हैं, और मुझे इस बात की भी मुझे तकलीफ़ होती है, और ये हकीकत भी है। आज की तारीख में मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बिहारी परिवार है जो थोड़ा सा भी सक्षम बनता है, सामर्थ बनता है, वो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है।
और वो बच्चा बच्ची बाहर जाता है, वहीं पे पढ़ाई करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होके रह जाता है और अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। तो ये परिस्थिति जो बनी है उसके मूल में, उसकी जड़ में शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम लोग एजुकेशनल सिस्टम को वहाँ पे सशक्त नहीं करेंगे, और सोचिए ये एक ऐसा राज्य है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। जी। इतना ग्लोरीफाइड इतिहास हम लोग का रहा है, इतना खूबसूरत शानदार इतिहास हम लोग का रहा है, पर राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने हमारे राज्य की हालत कर दी है। उसी सोच को बदलने की सोच के साथ मैं, और जब प्रशांत जी भी इस बात का जिक्र करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं कि जात पात से उठने की ज़रूरत है, पर वो तब उठेंगे जब शिक्षा, हर कोई शिक्षित बनेगा। तो एक और नया चेहरा कांग्रेस ने इस बार उतारा, कन्हैया कुमार को यात्रा निकाली उन्होंने कुछ दिन बिहार में। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, वो भी दलित वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। प्रयास करें हर कोई, और मुझे लगता है इतना स्पेस है बिहार की राजनीति में सबके लिए कि हर कोई अपनी मेहनत करे, अपना प्रयास करे, अपना योगदान करे। अंतोगत्वा तो फैसला बिहार की जनता को ही लेना है, और मुझे लगता है कि वो फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, जब आपने बॉलीवुड में काम शुरू किया तो एक ही फिल्म की, फिर आपने क्यों छोड़ दिया उसको? अरे मैंने नहीं छोड़ा, उसके बाद कोई फिल्म ही नहीं मिली। जो काम मैंने पहली फिल्म में किया था उसके बाद कोई ऑफर ही नहीं आया, कुछ आगे कोई बात बढ़ी नहीं। बट देन ऑल्सो आई रियलाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस, होता क्या ना कि जब आप कोई एक फैसला लेते हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा आने लगती है। जी। मुझे इवेंचुअली राजनीति में आना था, ये शुरू से था मेरे जहन में, बट इस प्रयास के बाद वो क्लैरिटी और ज़्यादा आ गई मेरे भीतर, और ये मुझे समझ में आ गया कि मैं बना हूँ तो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के लिए हूँ, भले कोई कितना नेपोकेट बोल ले, कुछ बोल ले, बट बचपन से देखा सुना यही सहजता से यही समझ में आया, और इसीलिए यहीं पे मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। बॉलीवुड में मेरी 7 पुश्तों में किसी का बॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं था, और इसीलिए वहाँ पे मैं गया, मैंने प्रयास किया, पर नहीं हो पाया। और मतलब बचपन से आपको कभी मतलब सोचा था कि मुझे कहाँ जाना है? जैसे आपने कहा कि भी जिस माहौल में, जिस परिवेश में आप ये क्लैरिटी मुझे ज़रूर थी कि इवेंचुअली आना राजनीति में है। पिता को इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए देखा, और उस माहौल में आप ना सेट हो जाते हैं। अब जैसे मैं अपने दोस्तों के यहाँ जाता था तो मुझे उनके घर का माहौल बहुत अलग लगता था, और जब मेरे दोस्त मेरे घर पे आते थे तो उनको बहुत अलग लगता था। मैं उनके यहाँ जाता था, न्यूक्लियर फैमिली होती थी, मुश्किल से 4-5 लोग घर पे। वहीं हमारे घर पे क्योंकि राजनीतिक वो, तो मतलब दिन भर सैकड़ों लोगों का आना जाना। जब मेरे दोस्त घर पे आते थे वो बोलते थे कि यार ऐसा लगता है कि तू इंडिया गेट पे ही रह रहा है, हर समय इतनी भीड़ है चारों तरफ। और जब मैं उनके घर जाता था मुझे सफोकेटेड फील होता था। तो वो माहौल में आप इतना बस जाते हैं कि वो एक कंफर्ट जोन आपका बन जाता है। तो इसीलिए शुरू से ही इस बात को लेकर मैं सोचता, बट ये स्पष्टता और ज़्यादा मेरे मन में आई जब मैं मुंबई गया और वहाँ पे मैं काम करने लगा। वहाँ पे मेरा बॉलीवुड का एक्सपीरियंस तो एक तरफ, बट वहाँ पे बिहारियों के साथ जिस तरीके से हो रहा था, जी। उस चीज़ ने मेरे अंदर एक उस आग को ज़्यादा बढ़ाने का काम किया कि अब सिर्फ कहने सोचने से ही नहीं होगा, अब करना होगा, और करने के लिए फिर वापस राजनीति में जाना होगा। तो मैंने देखा इस पूरे कमरे में आपकी रामविलास जी के साथ तस्वीरें हैं, आपके पिताजी के साथ में। तो आपका लगाव हम सबको पता है, और मतलब पिता पुत्र का होता भी है, उसमें बात नहीं है। तो अभी भी क्या वो एक सीख है जो आपने उनसे सीखी, जो आपको हर रोज़ याद रहती है, चाहे वो राजनीति हो या जीवन हो? उनके साथ बिताए पल, और वो इतनी सरलता से बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना आपको सिखा जाते थे, इस बात का उनके साथ बातचीत करते कभी मेरे को एहसास भी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं था, कोई दिन ऐसा नहीं था कि वो मुझे बैठाते थे और सिखाते थे कि ऐसा करना वैसा करना। अगर ये सवाल आप मेरे पिताजी से कर रहे होते तो छूटते ही उनका जवाब होता कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो मैंने ऑन अ सीरियस नोट बैठकर अगर मैंने उनसे कोई चीज़ जानने का मैंने प्रयास किया, तो उन्होंने कभी मुझे वो बात सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा मुझे वो फ्रीडम दी कि तुम खुद करो, और उनका एक ये मूल मंत्र होता था कि जब तुम अपनी गलतियों से सीखोगे तो वो सीख तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखेगी, बशर्ते इसके कि तुम बहुत सेफ जोन में प्ले करते रहो करते रहो करते रहो। 2020 में भी जब मैंने विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का मैं फैसला कर रहा था, मिलिंद जी, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आज की तारीख में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं मेरे राज्य में जिन्होंने आज तक हिम्मत नहीं की अकेले चुनाव लड़ने की। हर चुनाव में कोई 2 दल के साथ, कोई 3 झंडे के साथ, कोई 4 झंडे के साथ मिलकर। किसी दल में इतनी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में 2020 का चुनाव मैंने अकेले, वो भी उस परिस्थिति में जहां
पहले चरण के नामांकन चल रहे हैं और मेरे पिता का उधर निधन हुआ है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में उस वक्त मैंने चुनाव लड़ा, बट उस वक्त भी जब ये सोच मेरे जहन में आई कुछ महीनों पहले, अक्टूबर में चुनाव थे और अगस्त में मैं ये भूमिका बांधनी मैंने शुरू कर दी थी कि अकेले चुनाव लड़ना है। और वही समय था जब पिताजी की तबीयत भी खराब हुई टुवर्ड्स एंड ऑफ अगस्त, and he was in hospital, and I remember going to him and talking to him every day and telling him that why I want to contest alone, क्यों मैं चुनाव अकेले में लड़ना चाहता हूँ। उनसे मैं चर्चा करता था, 2-3 बार मैंने चर्चा की और हर चर्चा के बाद उन्होंने खुल के मुझे वो इजाज़त दी कि तुम चाहते हो ना तो करो, लड़ो, इसमें सोचना क्या है, अब मन में आ ही गया है तो अब डंके की चोट पे जाओ और करो इसको। तो मुझे याद है जब मैंने 3-4 बार तक मैं सिर्फ डिस्कस ही करता रहा, तो उस दिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा एग्रेशन के साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए हिम्मत चाहिए, अगर हिम्मत है तभी ये सारी बातें सोचो। बोलते तुम आज इतना सोचते हो, 2005 में मैंने सोचा था, नई पार्टी बनाई थी, 4 साल हुए थे पार्टी को बनाए हुए, उतर के हम लोग मैदान में और लड़ लिया चुनाव। तो अगर सही में अगर अपनी सोच पे विश्वास कर रहे हो तो डरो नहीं, हिम्मत के साथ जाओ। तो ये फ्रंट फुट पे खेलना उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि सही गलत वो समय बताएगा, बट अगर आपने कोई फैसला लिया है तो उस फैसले पे अडिग रहिए और मजबूती से उस फैसले को सफल बनाने का अंतिम क्षण तक प्रयास कीजिए। रामविलास जी के बारे में कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक थे, उनको हवा का पता चल जाता था। तो चिराग पासवान ने ये सीखा है कि नहीं मौसम वैज्ञानिक? मैं चाहूँगा कि उनका ये गुण मुझ में ज़रूर आए। उन्हीं का ही अंश हूँ, उन्हीं का ही खून मेरी रगों में है, उन्हीं के ही दिए हुए संस्कार हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये, बट मैं इतना भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड, मौसम वैज्ञानिक वो ज़रूर थे, बट ये खूबसूरती है कि मौसम बदलने से पहले उसका एहसास होना। 2004 में किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीए की सरकार आएगी, उससे पहले उनका लिया हुआ वो फैसला। मैं इसको कहीं ना कहीं मैं शुभ संकेत भी मानता हूँ कि हमारी पार्टी जिसके साथ गई उसकी सरकार बनी। और आज तक पार्टी के इतिहास के पन्ने टटोल कर देख लीजिए, कभी भी हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, कभी भी हमने कि इसकी सरकार अब बन रही है तो इसलिए इसका समर्थन करते हैं, हमने कभी नहीं, हमेशा प्री पोल अलायंस किए। और ये अच्छा शुभ संकेत है, शुभ संजोग है कि उसी की सरकार बनी और 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। एक और सवाल जो रह गया मेरे से कि हिंदू, जैसे आपने कहा कि भाई बार बार कहा जाता है कि आपकी दरार इस सरकार के साथ जैसे जातीय जनगणना को लेकर थी, वैसे ही हिंदू मुसलमान को लेकर थी, और आपने बयान भी दिया था कि भाई ये सड़क पर नमाज ये जो है फालतू की बात है। लेकिन अब हम वापस ही देख रहे हैं कि जब पहलगाम की घटना हुई है तो वापस उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ा जा रहा है। उसी पर चर्चा हो रही है कि जैसे यहाँ तक कि जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, उन्होंने भी कहा कि भाई हम कश्मीरियों या अपने मुसलमानों से नफरत ना रखें। तो ये वापस आपको नहीं लगता कि आप उस सरकार का या उस सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पर ये दरार बढ़ रही है या बढ़ाने की कोशिश हो रही है? मुझे नहीं पता कि दरार बढ़ रही है, बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे देश का एक बहुत खूबसूरत इतिहास रहा है, जिस गंगा जमुनी तहजीब के साथ हम लोग पले बढ़े हैं। मैंने खुद की वो तस्वीरें देखी हैं जहाँ मैंने माथे पे तिलक लगाकर टोपी मेरे सर पर रही है, या जिस हाथ से मैं आपको आदाब कर रहा हूँ उसी हाथ में कलेवा बंधा हुआ है। ये तस्वीरें रही हैं और यही खूबसूरती हमारे देश की रही है। ऐसे में मैं पहलगाम वाली घटना पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक आतंकी हमला था और जिस तरीके से वो किया गया, कहीं ना कहीं वो समाज में इसी सोच को बढ़ावा देने की दृष्टि के साथ वो किया गया। पर मैं अपने देश के हर एक नागरिक का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम इस आग को बढ़ने नहीं दिया, जिस सोच के साथ ये हमला किया गया था। उसके बाद इस बात की चिंता थी कि कहीं ये बात अगर समाज के भीतर चली गई तो कहीं दंगे ना होने लग जाए, पर उसके बाद भी देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसके लिए जितनी बधाई हिंदुओं को उतनी बधाई मुसलमानों को, समाज के हर एक वर्ग को, कि उन्होंने समझा कि किस दृष्टि के साथ ये किया गया। बट उसके अलावा भी कई बार देश में भी और कुछ नेता अपनी व्यक्तिगत राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। मैं कतई मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ पूरी तरीके से ये हिंदू मुस्लिम कौन कहाँ पे नमाज़ पढ़ेगा, कौन कहाँ पे जाकर पूजा करेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय और इसको पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था पे छोड़ देना चाहिए।
जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति करना बंद कर देंगे, राजनीतिक पक्षपात करना बंद कर देंगे, और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म की बातें करना बंद कर देंगे, 90% विवाद तो उसी दिन सुलझ जाएंगे। और मैं चाहता हूं ऐसा हो। एज अ राजनेता हम लोग को चर्चा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के इश्यूज पे करनी चाहिए, और एज अ धार्मिक संगठन आप अपनी बातें रखिए ना, बट आप क्यों राजनीतिक पक्षपात करते हैं? और मैं ये धार्मिक संगठन हर किसी के लिए, हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ना आप इंटरफेयर कीजिए राजनीति में, ना राजनीतिक दलों को इंटरफेयर करना चाहिए धर्म के विषय पर। वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो जो आपके एक आखिरी सवाल, व्यक्तिगत आस्था वाला सवाल, आप पहले टीका नहीं लगाते थे, कलेवा नहीं बांधते थे, ये पिछले 4-5 सालों में जो पब्लिक डिस्प्ले आप कह सकते हैं, तो इसका पीछे कोई कारण रहा है? कारण रहा है इसके पीछे। आई हैव ऑलवेज बीन स्पिरिचुअल। मैं शुरू से मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं स्पिरिचुअल हमेशा से रहा। रिलीजियस मैं पिछले 4-5 सालों में मैं ज़्यादा हुआ, और इसने मुझे वो ग्रेविटी दी है। पिछले 4-5 साल आप जान ही रहे हैं, मेरे परिवार के साथ काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से हम लोग गुजरे, और ये आस्था कहीं ना कहीं आपको वो ग्रेविटी देती है, वो धैर्य देती है, वो संयम देती है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं उन 2-3 सालों में संयमित नहीं रहता, धैर्य नहीं रखता, तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बिखर जाती। आस्था ने मुझे वो संयम दिया। ध्यान बहुत लगाता हूँ, मेडिटेशन मैं पहले भी करता था, ध्यान बहुत लगाता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो ये तमाम चीज़ें आपको विपरीत परिस्थितियों में डिप्रेस नहीं होने देती, और अच्छी परिस्थितियों में आपका दिमाग भी ख़राब नहीं करती, क्योंकि आपको समझ में आता है कि सब टेम्परेरी है। मुझे पता है कि आज मैं केंद्रीय मंत्री, ये वो, भोकाल पानी, मंत्रिमंडल, सब, बट सब टेम्परेरी है। बट अगर मैं आज इस बात को समझ सकता हूँ कि ये टेम्पररी है, तो दुख के दिनों में भी ये बात आपको समझ में आती है कि ये भी टेम्पररी है। और ये तमाम चीज़ें मुझे आस्था से मिली। हो सकता है हर किसी का अपना अपना तरीका होगा इस ग्रेविटी को हासिल करने का, बट मेरा तरीका आस्था रहा। और तब पिछले 4-5 सालों में पूजा पाठ में मैं ज़्यादा मैंने शुरू किया, ध्यान लगाने के साथ साथ मंत्रोच्चारण करने शुरू किए। तो इसीलिए अब ये डिस्प्ले तो नहीं है, बट मेरी आस्था है। नहीं, तो कोई, जैसे आपने कहा कि आप पहले से स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस, धार्मिक अब आप हुए हैं, तो कोई घटना हुई, कोई विशेष कारण रहा कि आपको इस तरफ झुकाव हुआ? जैसे मैंने कहा कि जब पार्टी परिवार टूटा, तो आपको अपना ध्यान इन सब चीज़ों से, आप 24 घंटे आप सिर्फ उसी बारे में सोच रहे हैं। आप जब तक दिमाग को आप रेस्ट नहीं देंगे, तब तक आप नई चीज़ें सोच नहीं पाएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट अ वे आउट। उसको करने के लिए दिमाग को शांति देना ज़रूरी था, और मुझे समझ में आया कि मैं मेडिटेट भी उस वक्त कर रहा था, तो भी दिमाग में बहुत उलझनें चल रही थी। तब मैंने फिर पूजा का रास्ता मैंने शुरू किया। मंत्रोच्चारण, पूजा में जब आप ध्यान लगाते हो, तो आपके दिमाग को वो शांति मिलती है, और आप नई चीज़ें, नए रास्ते, विकल्प के बारे में आप सोच सकते हो। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। पार्टी परिवार टूटने के बाद इन चीज़ों में और ज़्यादा वृद्धि हुई, और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ीं, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े थे चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री। चिराग जी ने हमसे बहुत विस्तार से बात की है, और जो अभी सबसे ताज़ा मामला है जातीय जनगणना, वो फैसला क्यों लिया गया और कैसे वो दबाव में नहीं लिया गया है, इसके बारे में विस्तार से चिराग ने कहा। दूसरी बात, उनका कहना है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा, लेकिन वो खुद फिलहाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, और नीतीश कुमार ही उनके मुताबिक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक बार फिर से चिराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।